आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की मुसीबतों का दौर अभी खत्म नहीं होने वाला है। सूरत की अदालत से सजा पाने के बाद अब राहुल गांधी को बिहार की विशेष अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी द्वारा मोदी उपनाम के बारे में 2019 के राष्ट्रीय चुनावों से पहले की गई एक टिप्पणी के लिए दायर एक आपराधिक मानहानि के मामले में 12 अप्रैल को अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। सुशील मोदी ने राहुल गांधी पर मोदी समाज को बदनाम करने का आरोप लगाया था और उनके बयान के सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे होता है को लेकर ये मामला दर्ज किया था। बता दें, इसी मामले में राहुल गांधी को सूरत की अदालत से 2 साल की सजा मिली है और इसके चलते उनकी संसद की सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने को लेकर अब जर्मनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जर्मनी ने आज गुरुवार को कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के मामले में मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू होने चाहिए। जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हमने भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ फैसले के साथ साथ उन्हें मिले संसदीय जनादेश के निलंबन पर भी ध्यान दिया है। हमारी जानकारी के अनुसार राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ अपील करने की स्थिति में हैं। प्रवक्ता ने आगे कहा कि इसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि क्या यह फैसला कायम रहेगा और क्या उन्हें मिले जनादेश के निलंबन का कोई आधार है। प्रवक्ता ने कहा कि जर्मनी उम्मीद करता है कि इस मामले में न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू किए जाएंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के लिए आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में पिछले हफ्ते अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी मामले पर जर्मनी के दखल के बाद एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी नेता आमने सामने आए और ट्विटर पर जमकर एक दूसरे पर टिप्पणी की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जर्मनी के बयान पर उसका धन्यवाद किया और कहा कि राहुल गांधी के उत्पीड़न के माध्यम से भारत में लोकतंत्र से किस तरह समझौता किया जा रहा है, इस पर ध्यान दें। वह इस पर जवाब देने में बीजेपी भी पीछे नहीं रही और कानून मंत्री किरण रिजिजू ने तंज कसते हुए कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने के लिए राहुल गांधी का धन्यवाद, लेकिन याद रखें, भारतीय न्यायपालिका विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं हो सकती। भारत अब विदेशी प्रभाव को बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। मामला यहीं पर नहीं रुका और कानून मंत्री की इस बात का जवाब देने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा मैदान में उतरे और उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह ना करें और राहुल गांधी द्वारा पूछे गए अडानी के मसले पर जवाब दें। राहुल गांधी मामले पर जर्मनी के बयान पर दिग्विजय सिंह की टिप्पणी पर हंगामे के बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में लग गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी पर दिए बयान के लिए जर्मनी का धन्यवाद किया था। इसके बाद बीजेपी ने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने का आरोप लगाया था। अब कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने इस बयान के उलट ट्वीट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस का दृढ़ विश्वास है कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खुद नरेंद्र मोदी की ओर से हमारी संस्थाओं पर हमले, उत्पीड़न की राजनीति और लोकतंत्र पर पैदा हुए खतरों से निपटना होगा। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टी निडरता से उनका मुकाबला करेंगी। बता दें, इससे पहले जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि हमने भारत में विपक्षी नेता राहुल गांधी के खिलाफ फैसले और उनकी संसदीय सदस्यता निलंबित किए जाने का संज्ञान लिया है। रामनवमी के मौके पर इंदौर बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में बड़ा हादसा हो गया है, जहां छत धंसने की वजह से 30 से ज्यादा लोग 40 फीट गहरी बावड़ी में गिर गए हैं और 12 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि करीब 60 साल पुराने मंदिर में आज कन्या पूजन का कार्यक्रम था, जिसकी वजह से मंदिर में भीड़ ज्यादा बताई जा रही है। मौके पर 12 रेस्क्यू एम्बुलेंस मौजूद हैं और रेस्क्यू टीम ने अब तक 20 लोगों को बचा लिया है। जानकारी के मुताबिक बावड़ी में 4 से 5 फीट पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। राज्य के मुख्यमंत्री ने हादसे के बाद मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए और घायल के परिजनों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि मैं हुए हादसे से बेहद आहत हूँ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की और स्थिति की जानकारी ली। राज्य सरकार बचाव और राहत कार्य में तेजी से आगे बढ़ रही है। मेरी प्रार्थना उन सभी प्रभावितों और उनके परिवार के साथ है। रामनवमी के मौके पर पुख्ता इंतजामों के बाद भी आज पश्चिम बंगाल और गुजरात में हिंसा भड़क गई। बंगाल के हावड़ा में आज 2 गुटों के बीच झड़प के बाद ये हिंसा भड़की और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। हावड़ा में हिंसा की आई वीडियो में कई वाहनों को आग में लिप्त देखा जा सकता है और पुलिस वैन और एक कार के टूटे हुए शीशे भी देखे जा सकते हैं। हिंसा के बाद क्षेत्र में नियंत्रण बल सहित भारी पुलिस भी तैनात कर दी गई है। इससे पहले 2 दिन के धरना प्रदर्शन पर बैठी
ममता बनर्जी ने श्रद्धालुओं से शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालने की अपील की थी और कहा था कि मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जो लोग आज रामनवमी के लिए जुलूस निकाल रहे हैं कृपया निकालें, लेकिन शांति से, शांतिपूर्वक मनाएं और हिंसा फैलाने की कोशिश ना करें। गुजरात के वडोदरा के फतेहपुर इलाके में गुरुवार को कुछ वाहन क्षतिग्रस्त होने की खबर पुलिस ने दी थी। कल कर्नाटक चुनाव के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है और नेताओं की तरफ से एक दूसरे पर टिप्पणियों का दौर भी शुरू हो गया है। भाजपा की तरफ से चुनाव प्रचार का नेतृत्व कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने संकेत दिया कि कांग्रेस नेता सिद्धरमैया के सामने पार्टी उनके पुत्र BY विजेंद्र को चुनावी मैदान में उतार सकती है। वहीं इससे पहले कांग्रेस ने सिद्धरमैया को मैसूर की वरुणा सीट से मैदान में उतारने की घोषणा की थी, जहां से फिलहाल उनके बेटे यतेंद्र विधायक हैं। BS येदियुरप्पा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी कि पार्टी में वरुणा विधानसभा सीट से BY विजेंद्र को टिकट दिए जाने पर विचार विमर्श चल रहा है। साथ ही साथ बीजेपी नेता ने आरक्षण के मुद्दे पर भी कहा कि लिंगायत समुदाय के लिए आरक्षण कोटा न्यायपूर्ण है और इसके लिए मुसलमानों के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस 70 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। जहां एक तरफ बीजेपी नेता येदियुरप्पा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री उम्मीदवार सिद्धरमैया ने भी कर्नाटक चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि हमें किसी भी दल से कोई खतरा नहीं है और हम अपने दम पर राज्य में सरकार बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी इस बार के चुनाव में 60 सीटों से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी। अपने संबोधन के दौरान सिद्धरमैया भावुक भी हुए और उन्होंने बताया कि ये उनका आखिरी चुनाव है और इसके बाद वे राजनीति से रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह मेरी इच्छा है कि मैं अपने मूल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूं और इसलिए मैं वरुणा सीट से चुनाव लड़ रहा हूं। आपको बता दें कि कर्नाटक के पिछले 38 सालों के इतिहास में किसी भी पार्टी ने दोबारा चुनाव नहीं जीता है, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस बाजी मार सकती है। ममता बनर्जी के 2 दिवसीय विरोध प्रदर्शन के मंच से बंगाल की मुख्यमंत्री ने आज फिर बीजेपी पर हमला बोलते हुए सामंती जमींदार और आलोचकों को जेल भेजने का आरोप लगाया। 2002 के दंगों की चर्चा करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वे कहते हैं कि बंगाल में नरसंहार है। क्या आप नरसंहार का अर्थ समझते हैं? यह गोधरा में हुआ था, यह बिल्किस के साथ हुआ और यह NRC CAA के साथ हुआ। दिल्ली में क्या हुआ? विपक्षी नेताओं पर CBI और ED की कार्रवाई पर भी ममता बनर्जी ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर कोई बीजेपी के खिलाफ कुछ कहता है तो उसे जेल भेज देते हैं या फिर उसे घर से निकाल देते हैं, और अगर ये भी नहीं तो उसके पीछे ED और CBI भेज देते हैं। कितनी ईमानदार पार्टी है। भारत ही नहीं, BBC भी कह रहा है हम देश के साथ हैं, हमें इसके खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। जयपुर सीरियल ब्लास्ट में हाईकोर्ट के दोषियों को रिहा करने वाले आदेश के बाद आज सचिन पायलट ने गहलोत सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि अगर निचली अदालत से मौत की सजा पाए हुए आरोपियों को जांच के अभाव में रिहा किया जाता है तो यह गंभीर मामला है और जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही होनी चाहिए। प्रेस से बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि गृह विभाग और विधि विभाग को यह देखना होगा कि फांसी की सजा सुनाने के बाद भी यदि उच्च न्यायालय में जांच में खामियों के कारण आरोपी बरी होता है तो यह बेहद गंभीर मामला है। जांच ठीक से नहीं हुई, कमियां रहीं, जिम्मेदार लोगों की जांच होनी चाहिए। यह कैसे हो गया? जरूर किसी ने ब्लास्ट किया होगा। पायलट ने आगे कहा कि जो लोग मरे हैं उन्हें हमें जवाब देना होगा। जिन लोगों ने अपराध किया है उन्हें दंडित करना आवश्यक है और सरकार ब्लास्ट केस के सारे सबूत, दस्तावेजी सबूत इकट्ठा करे और लोगों को न्याय दिलाए। इसके अलावा राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टर और सरकार के बीच घमासान को लेकर भी पायलट ने कहा कि अस्पताल और डॉक्टर का पक्ष सुनने के बाद कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। यह टकराव पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन यह मामला बहुत मार्मिक है और प्रदेश के मरीजों को प्रभावित करता है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीजेपी वॉशिंग मशीन वाले तंज पर अब अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर उसी ओर इशारा किया है। दरअसल बीजेपी के खिलाफ 2 दिन के विरोध प्रदर्शन पर बैठी ममता बनर्जी ने कल स्टेज पर बीजेपी वॉशिंग मशीन दिखाई थी, जहां एक तरफ काला कपड़ा डालो तो दूसरी तरफ सफेद कपड़ा निकलता है। माना जा रहा है बीजेपी वॉशिंग मशीन इस बात का प्रतीक है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद हर भ्रष्ट व्यक्ति साफ होकर निकलता है। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर कहा कि दीदी ने भ्रष्टाचार की कालिक से पुते लोगों को भाजपा में शामिल होने पर सफेदपोश होकर बाहर निकलने वाली इस भाजपाई वॉशिंग मशीन का डेमो दिखाया है। उसका उत्तर प्रदेश में एडवांस मॉडल चल रहा है, जिसमें माफिया भी धुल जाते हैं और धोने वाले खुद भी। बता दें अखिलेश यादव का ये ट्वीट ऐसे समय पर आया है जब ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों को एक साथ आने का आह्वान किया था।
आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।